मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर और उसके महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। चलते हैं डीसी जनरेटर में और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर के परिभ्रमण की दिशा विपरीत करने के लिए परिवर्तित करते हैं। तो शंट जनरेटर में अगर उसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और यदि उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें क्षेत्र कुंडलन की ध्रुवता बदलनी होगी या उसके सिरे पलटने होंगे। क्या करना होगा? जो क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे हमें बदलने होंगे अथवा कहेंगे उसकी ध्रुवता बदलनी होगी। तो इसका आंसर हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता बदलनी होगी बदलनी होगी। पहले का आंसर हो गया। अगर हमें जनरेटर को उल्टे नचाना है तो हमें शंट फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता भी चेंज करनी होगी, बदलनी होगी। अगला है, डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था की जाती है। तो जाहिर सी बात है MNA पे की जाती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर की जाती है। आपको लिखाया गया। तो डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश या ब्रश की व्यवस्था की जाती है। तो इसका आंसर हो गया MNA पर। किस पर होगा? MNA पर। तो चलिए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा MNA पर। MNA का मतलब हो गया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। तब स्पार्किंग नहीं होगी, नहीं तो बहुत तेज जो है कार्बन ब्रश और आपके कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होने लगेगी। तो हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। समांतर में प्रचालित जनरेटरों में से एक के क्षेत्र को छीण कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखें, इतना ऊपर का मैं मिटा देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए ध्यान से। समांतर में प्रचालित जनरेटर में से एक के क्षेत्र को, यानी उसका जो चुंबकीय गुण है उसको समाप्त कर दिया जाए। उसके क्षेत्र में जो हम सप्लाई दे रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में, उसको छीण कर दें, उसका चुंबक बनना बंद कर दें, हटा दें, जो उसमें हम डीसी सप्लाई देकर और उसे जो है एक्साइट कर रहे थे, उसे हम छीण कर दें, कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह मोटर की भांति कार्य करेगा। वह कैसे काम करेगा? मोटर की भांति। वह मोटर की भांति कार्य करेगा। ये आपका आंसर हो गया। कैसे होगा अब आप देख लें। जैसे आपके ये 2 जनरेटर हैं, एक जनरेटर आपका ये है ऐसे और एक जनरेटर आपका ये है ऐसे। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये इनका टर्मिनल बॉक्स हो गया।
ये टर्मिनल, ये आपका जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब ये ऊपर बस बार से ऐसे हम लोग इन्हें जोड़ देते हैं, बस बार से इन्हें जोड़ देंगे। एक जैसे इसका ले गए और इसे यहाँ जोड़ दिए और इसे भी यहाँ तक जोड़ देंगे, और इस सिरे को ले गए और ये यहाँ जोड़ दिए। ऐसे ही तब इस सिरे को भी ले जाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। एक मान लीजिए आपका प्लस है और ये वाला आपका न्यूट्रल है, ऐसे माइनस। तो ये अगर बस बार से जोड़ देंगे तब क्या होगा कि ये दोनों जनरेटर जो है समांतर क्रम में जुड़ गए। ये किस क्रम में दोनों जुड़ गए? ये समांतर में जुड़ गए। ये दोनों समांतर में पैरेलल में जुड़ गए। अब सपोज कर लीजिए कि इस जनरेटर का आप मैग्नेटिक फील्ड में जो सप्लाई जा रही थी, इसके चुंबक में जो सप्लाई जा रही थी, उस चुंबक वाली सप्लाई को आपने जो है हटा दिया है। अब इसमें जो है आप सप्लाई, डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, चूँकि ये जनरेटर आपका काम कर रहा है, इससे सप्लाई जा रही है। अब वो सप्लाई जो है इस अभी दोनों जनरेटरों से सप्लाई बाहर जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे लौट रही थी, ऐसे मान लीजिए कि अपना परिपथ पूरा कर रही थी। अब क्या होगा कि इस जनरेटर की सप्लाई अब इसमें आने लगेगी, ये फेज अब इसमें घुसने लगेगा, और ये अब जो है क्या होगा, मोटर में भी हम लोग यही काम करते हैं कि मोटर में हम लोग खंभे से या कहीं से केबल ले आकर जब उसमें सप्लाई हम लोग डालते हैं तो वो मोटर जो है उसका धुर्रा जो है नाचने लगता है, तब हम उसी को मोटर कहते हैं। तो इस तरह से अभी दोनों जनरेटर थे, लेकिन अब क्या हो गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र को जैसे ही आप छीण कर देंगे, लेकिन ये जनरेटर सप्लाई दे रहा है, दोनों अभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसकी सप्लाई जो है, धारा जो है अब इस जनरेटर में चलकर आने लगेगी, और अब ये जनरेटर बन जाएगा मोटर। अभी किस तरह से काम करने लगेगा, मोटर की तरह से। अब जब इसमें सप्लाई आने लगेगी तो फिर इसका चुंबक उत्तेजित होने लगेगा, और फिर ये जो है जब चुंबकीय क्षेत्र में, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, और उस बल का मान हम लोग IBL sin थीटा से ज्ञात कर लेते हैं, और उस बल के कारण हमारा आर्मेचर पर टार्क उत्पन्न हो जाएगा और आर्मेचर नाचने लगेगा। तो इस तरह से सप्लाई जो है हमारी इस जनरेटर की इसमें जाने लगेगी, और अब ये जनरेटर जो है कैसे काम करेगा, तो ये मोटर की भांति काम करने लगेगा। तो उसका आंसर हो गया, वह मोटर की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, चौथा है, जनरेटर की दक्षता किस लोड पर सर्वाधिक होती है? तो केवल जनरेटर की दक्षता नहीं, सभी यंत्रों की दक्षता फुल लोड पर, जितना उसकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है लोड लेने की, उस फुल लोड पर ही हर यंत्र की इफ़िशियंसी सर्वाधिक होती है। तो आप अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे, जनरेटर की दक्षता किस लोड पर सर्वाधिक होती है? तो आप कहेंगे फुल लोड पर सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ फुल लोड पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका आ गया फुल लोड पर, फुल लोड यानी पूर्ण लोड पर, हिंदी में कहेंगे पूर्ण लोड पर। क्लियर हो गया? प्रत्येक यंत्र की, केवल इसी की नहीं। 5वां क्वेश्चन देखिए, लंबे संचरण लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर। तो सबसे उपयुक्त जनरेटर है आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर। चूँकि लंबी संचरण लाइन को देना है, इसलिए कौन सा हम लोग लेंगे? ओवर कंपाउंड जनरेटर।
ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का हम लोग लंबी संचरण लाइन में प्रयोग करेंगे। तो वोल्टतापात की कमी को ये ओवर कंपाउंड है तो ये उसको पूरा करता रहेगा। डीसी जनरेटर में उत्पादित, ये उत्पादित लिखा हुआ है, डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टता की ध्रुवता, उत्पादित वोल्टता की ध्रुवता बदलने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट देंगे या फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता बदल देंगे। तो जनरेटर में उत्पादित वोल्टता की ध्रुवता बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट देंगे अथवा की ध्रुवता बदल देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता अपने जनरेटर से उत्पादित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 1000 वोल्ट दर्शाता है, यह सीमा निर्धारित होती है। ये 7वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये सीमा कहाँ से निर्धारित होगी। तो ये सीमा निर्धारित होती है कम्यूटेटर पर। किस पर? अगर आपका विकल्प दिया है कम्यूटेटर तो कम्यूटेटर पर, या हिंदी में कहेंगे दिक् परिवर्तक पर। विकल्प में अगर ये दिया है तो यही सही है, दिक् परिवर्तक पर। अब वहीं से सीधे आपके टर्मिनल पर सप्लाई पहुंच जाएगी। तो वो कहाँ से निर्धारित होता है? कम्यूटेटर अथवा दिक् परिवर्तक से। 8वां क्वेश्चन कहता है कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग 1 ओम होता है, वैसे होता है 1 से 5 ओम। छोटे जनरेटरों में तो 1 ओम होगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा जनरेटर है तो इसी बीच में होता है 1 से 5 ओम, 2.5 ओम, 2 ओम, ऐसे हम रखेंगे। तो 1 से 5 ओम। अगला है 6 पोल तरंग कुंडलित जनरेटर में ब्रुशों की संख्या होगी। 6 पोल है और तरंग कुंडलित है। तरंग कुंडलित क्या है? मतलब वेव वाउंड। तो इसमें ब्रुशों की संख्या कितनी होगी? मात्र 2 होगी। तरंग कुंडलित वेव में कार्बन ब्रुश सिर्फ 2 लगाए जाते हैं, तो आंसर हो गया 2। ब्रुशों की संख्या कितना रखेंगे? 2। तो आपका 9वें का आंसर हो गया 2। 9 का आंसर हो गया 2 ब्रुश लगेंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है 4 पोल लैप कुंडली डीसी जनरेटर में 32 कुंडली हों तो ध्रुव पिच अथवा पोल पिच का मान। तो आपको मालूम है कि अगर 32 कुंडली है तो एक कुंडली में 2 टर्न होते हैं, तो एक खांचे में रखी जाता है एक सिरा, और दूसरा सिरा जो है दूसरे खांचे में रखा जाता है। तो इस तरह से अगर 32 कुंडली है तो खांचों की संख्या हो गई 64। कुंडली हमारी ऐसे बनती है, देख लीजिए, ऐसे कुंडली हमारी बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। तो एक खांचे में ये एक कुंडली हो गई, एक कुंडली हो गई, यानी एक टर्न हो गया। कुंडली का एक टर्न हुआ तो एक खांचे में ये वाला तार रखा जाएगा और एक खांचे में, एक इधर वाले खांचे में। तो इस तरह से अगर 32 कुंडली है तो 32 दूना 64 खांचे हो गए। कितने खांचे हो गए? 64 खांचे हो गए।
तो पोल पिच बराबर होता है या ध्रुव पिच बराबर होता है, आपको लिखाया गया है पोल पिच बराबर होता है खांचों की संख्या, आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या या खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। इसी में मान रख देंगे बेटा, तो आ जाएगा खांचे हो गए 64 और पोल हैं 4, बराबर हो गया 16। तो पोल पिच आ गई 16 स्लॉट प्रति पोल, 16 स्लॉट प्रति पोल। ये आ गया आपका पोल पिच का मान। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है, जनरेटर में विद्युत वाहक बल व धारा की दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। लिख लें, एक ही दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। और वो भी कैसे होती है, जनरेटर से बाहर की या आर्मेचर से बाह्य परिपथ की ओर। क्लियर हो गया। जिधर विद्युत वाहक बल जिस दिशा में उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो जिस दिशा में उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, उसी दिशा में धारा भी बहेगी। और ये विद्युत वाहक बल आपके जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होगा, तो चाहे जनरेटर का अथवा आर्मेचर से बाह्य परिपथ की ओर होगी और एक ही दिशा होती है, यानी दोनों की, ईएमएफ की और धारा की। यही पूछ रहा है कि जनरेटर में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ व धारा की दिशा, तो दोनों की एक ही होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12वां कह रहा है कंपनसेटिंग। 11 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन, कंपनसेटिंग कुंडली जुड़ी होती है। तो कंपनसेटिंग कुंडली जो है वो चुंबकों पर चढ़ाई जाती है। किस पर चढ़ाई जाती है? 12वां क्वेश्चन, कंपनसेटिंग कुंडली जो है वो चुंबकों पर चढ़ाई जाती है और यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और लगती कहाँ है? चुंबकों के ऊपर ही। जो मेन वाइंडिंग चुंबकों पर फील्ड वाइंडिंग चढ़ाई गई है, उसी पर आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी चढ़ा देते हैं और उस वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर में किस वाइंडिंग को प्राथमिकता दी जाती है? तो वेल्डिंग जनरेटर में हम लोगों को क्वेश्चन ये कराया भी गया, हमें लग रहा है। तो वेल्डिंग जनरेटर में हमें जब वेल्डिंग करना है तो हमें लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए, और लो वोल्टेज हाई करंट वाइंडिंग जो है लैप वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग? लैप वाइंडिंग को प्राथमिकता देंगे। लैप वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है इसे कहते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या कहते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे हाई करंट वाइंडिंग कहते हैं। हाई करंट वाइंडिंग भी कहते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग अथवा इसे हाई करंट वाइंडिंग भी कहते हैं। तो हमें हाई करंट चाहिए, इसी को या पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। पैरेलल वाइंडिंग भी इसका नाम है,
या समांतर कुंडलन हिंदी में कहेंगे। तो ये सारे नाम हैं। तो हम लोग जो है, चूँकि हमें वेल्डिंग में लो वोल्टेज चाहिए और करंट हमें हाई चाहिए, तो वही पूछ रहा है वेल्डिंग जनरेटर में किस वाइंडिंग को प्राथमिकता देंगे। तो हम लोग लैप वाइंडिंग को प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपका प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं आराम से। बहुत अच्छा प्रश्न है 14वां क्वेश्चन, ये भी देख लें ध्यान से तो सब समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक 440 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध, तो हम डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना देते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट देखिए एकदम क्लियर होने लगेगा। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रूस हमने लगा दिया, इधर भी कार्बन ब्रूस लगा दिया, और ऐसे ये आपका जो है ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, इधर से आपने लोड को जोड़ दिया, एक इसको जोड़ दिया, लोड यहाँ पर आप जोड़ देंगे, ये आपका लोड हो गया, ये लोड हो गया। ये हो गया आपका शंट जनरेटर। कौन सा? शंट डीसी जनरेटर। ये हो गई आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया आर्मेचर, सब आपको बताया गया। अब देखें क्या कर रहा है कि ये 440 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध, तो यहाँ V का मान दिया है, V बराबर कितना दिया है? 440। एक 440 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 है। तो V का मान दिया, यहाँ पर देख लें, V बराबर दे दिया 440, RA आर्मेचर का प्रतिरोध दे दिया 0.25, इसका जो RA है इसका RA का मान दे दिया है 0.25, एवं शंट प्रतिरोध 220 ओम है, इसका RSH का मान 220 ओम दे दिया है। 50 एम्पियर भार धारा पर, इसमें जो I बह रही है, इसमें जो I बह रही है इसका मान है 50 एम्पियर। कितना है? 50 एम्पियर की धारा बह रही है इसमें। तो इसका टर्मिनल वोल्टता एक 440 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध इतना, टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है। तो V का मान इतना हो गया। अब इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलेगा उसकी बात कर रहा है, और शंट क्षेत्र धारा का मान पूछ रहा है पहला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 50 एम्पियर भार धारा पर प्रश्न है, 50 एम्पियर भार धारा, तो ये 50 एम्पियर का लोड में धारा आ रही है। पहला कह रहा शंट क्षेत्र धारा, तो हमें मालूम है कि यहाँ से जब बेटा IA निकलेगा और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा, तो IA कुछ इधर आएगी, उसे हम कहेंगे ISS शंट में गई, और इधर जो आएगी उसे लोड धारा I कहेंगे। तो पहला कह रहा है कि शंट क्षेत्र धारा का मान, पहला क्वेश्चन ये देखें, शंट क्षेत्र धारा का मान, तो आपके V का मान दिया है, V का मान दिया है
440 और RSH का मान 220 है। तो हम लोग लिखेंगे वोल्टता का समीकरण आप जानते हैं, यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज होता है, यहाँ भी होता है, और इसका प्रतिरोध को हम लोग R कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप वोल्टता का समीकरण देखें तो सब समांतर क्रम में है बेटा, वो मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ का वोल्टता है E माइनस IARA बराबर यहाँ का वोल्टता भी बराबर यहाँ का वोल्टता ISH गुणे RSH। तो अब दे रहा है कि 440 वोल्ट का है, तो हम इतने में मान रख दें तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे, अगर इसमें मान रखें तो लिखेंगे 440 बराबर हो गया ISH का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ISH गुणे RSH का मान 220 दिया, तो लिखेंगे 220। इतना अगर हम लोग फार्मूला ले लें बेटा तो इस फार्मूले से ऐसे हो जाएगा। अब आप देखेंगे ISH बराबर हो जाएगा 440 बटे 220, यहाँ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो बराबर आ गया 2 एम्पियर। पहला आंसर आ गया। ISH का मान इसमें कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। ISH 2 एम्पियर आ रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा है आर्मेचर धारा बताइए। तो आर्मेचर धारा लोड में 50 एम्पियर की जा रही है, इधर 50 एम्पियर की ऐसे जा रही है और इधर आ रही है 2 एम्पियर की। तो आइए अगर हम लोग धारा समीकरण लिखें बेटा, तो धारा समीकरण दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसी का सेकेंड देख रहे हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट देखा इसका, अब सेकेंड। तो धारा समीकरण हम लोग जान रहे हैं कि IA जो जाएगी वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, इधर और इधर। तो इस तरह से धारा समीकरण हमारा होता है IA बराबर I प्लस ISH। I इधर लोड वाली धारा और इधर वाली ISH। तो ये बराबर हो गया 50 और प्लस इसका मान 2, तो हो गया 52 एम्पियर। कितना हो गया, 52 एम्पियर हो गया आपका आर्मेचर धारा IA का मान। एक आंसर ये भी हो गया, ये हो गया आंसर। और अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल बताइए। तो विद्युत वाहक बल यहाँ से आप देखें तो ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि V बराबर होता है E माइनस IARA। अब इतना अगर हम लोग लगा दें, ये ऐसे ये वाला समीकरण अगर लगा दें तो आप देखेंगे तीसरे के लिए हो जाएगा। तब विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा, E बराबर या E माइनस लिख देते हैं IARA बराबर V है। आर्मेचर विद्युत वाहक बल पूछ ही रहा है, तो E बराबर हम पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा V, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा IARA। तो टाइम लग रहा है, देख लें ध्यान से। V का मान दिया है 440, तो लिख देंगे 440 और प्लस IA का मान है 52 एम्पियर गुणे RA का मान है 0.25। कितना है, 0.25। तो इससे गुणा कर लें तो हो गया 440 प्लस 25 दूना 50 के 0 हाथ लगा 5, 25 पचे 125 और 5 130। इतना हो गया। देखें 25 दूना 50 के एक 0 हो गया, 5 हो गया, 25 पचे 125 और 5 130 हो गया, लिख दिया।
2 अंक पर दशमलव बेटा, इसलिए 2 अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 13 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 400। तीनों आंसर आपके आ गए, 452, 53 ऐसे आ गए। अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। तो जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, 15वें का जवाब हो गया, 15वें का जवाब हो गया जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है जनरेटर में किसका प्रयोग करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। अगला क्वेश्चन है हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किस कुंडलन को प्राथमिकता देंगे। 16वां, तो हमारा जो है वेव वाइंड, किसको देंगे प्राथमिकता, वेव वाइंडिंग को। वेव वाइंडिंग और इसी को कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं, और इसी को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, और इसी को लो करंट वाइंडिंग कहते हैं, लो करंट। तो इस तरह से ये हम लोग जो है हाई वोल्टेज अगर लेना है हमको, तो हम लोग लैप कुंडलन न करके हम लोग वेव वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेटल ग्रेफाइट ब्रशों पर वोल्टता पात लगभग होती है। जब हम लोग ग्रेफाइट में मेटल के रूप में हम लोग कॉपर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कॉपर मिला देते हैं, तब ब्रशों पर वोल्टता पात लगभग होती है। ये लिख लें 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.5 वोल्ट लिखाया गया है प्रति ब्रश होता है। वोल्टता पात 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश होता है। अगला है एक 8 पोल डीसी मशीन में पोल होते हैं। तो 8 पोल का अगर आपका डीसी मशीन है या डीसी जनरेटर है, 8 पोल का है बेटा, एक पोल आपका ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल मान लीजिए कि आपका ये हो गया, और एक पोल आपका ये हो गया, एक पोल आपका ये हो गया, और एक पोल आपका ये हो गया। अब देखिए कितने पोल हो गए, कुल 8 पोल हो गए। 2 2 4 2 6 हो रहे हैं। एक मान लीजिए यहाँ भी लगा देते हैं इस टाइप से, ऐसे लगा देते हैं। एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, फिर एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, और एक यहाँ लगा देते हैं, और एक यहाँ लगा देते हैं। तो अब देखिए ये 8 पोल का आपका जनरेटर बन गया। 2 2 4 2 6 2 8। अब ये विपरीत ध्रुवता के होंगे। जैसे ये वाला अगर नॉर्थ होगा तो ये वाला साउथ होगा, फिर ये वाला नॉर्थ होगा तो ये वाला साउथ होगा, फिर ये नॉर्थ होगा तो ये वाला साउथ होगा,
फिर ये नॉर्थ होगा तो ये वाला साउथ होगा। सब विपरीत पोल के क्रम से कैसे पोल के होंगे, तो विपरीत पोल के होंगे। तो ये हो गया एक 8 पोल डीसी मशीन में पोल होते हैं, तो लिख लेंगे क्रम से विपरीत पोल होते हैं। 18वें का आंसर हो गया क्रम से विपरीत पोल होते हैं। क्रम से क्या होंगे, विपरीत पोल होंगे। अगला है इंटरपोल की ध्रुवता जनरेटर में रखी जाती है। तो इंटरपोल, अगर आपका आर्मेचर, ये आर्मेचर अगर इस दिशा में नाच रहा है और मान लीजिए कि ये वाले जो है ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये अब आपके मेन पोल मैंने बना दिया समझने के लिए। ये मेन पोल हो गया, ये भी आपका मेन पोल हो गया ऐसे, और ये भी जो है आपका मेन पोल हो गया। ऐसे, और ये भी आपका मेन पोल मैं बना देता हूँ ऐसे। ये मेन पोल हो गए। और ये जो बीच बीच में लगे हैं, अब ये बीच बीच वाले ये सब इंटरपोल हो गए, ये इंटरपोल हो गया। बीच में जो छोटे पोल लगाए जाते हैं ये हो जाते हैं इंटरपोल। ये भी इंटरपोल है, ये भी इंटरपोल है, ये भी इंटरपोल। तो इनकी ध्रुवता कैसी रखी जाती है, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे पड़ने वाले पोल जैसी रखी जाती है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसको भी नॉर्थ पोल का रखेंगे। हमेशा घूमने की दिशा में आगे पड़ने वाले पोल जैसी जो है इंटरपोल की ध्रुवता रखते हैं। तो अगर ये आगे, अब इससे आगे आर्मेचर के घूमने की दिशा में चलिए, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे जो है ये नॉर्थ पोल पड़ रहा है, तो इसके पीछे वाले नॉर्थ जो हमारा इंटरपोल होगा उसकी भी ध्रुवता हम नॉर्थ रखेंगे। ऐसे ही अब अगर ये जो है साउथ पोल है मेन, तो अब घूमने की दिशा में आगे ये साउथ पोल पड़ रहा है, तो उसके पीछे जो है हमारा इंटरपोल, तो ये भी साउथ पोल का होगा। फिर जो है ये नॉर्थ का है तो ये नॉर्थ का होगा। फिर ये साउथ है तो ये भी जो है साउथ का होगा। माने घूमने की दिशा में अब ये आगे जो है साउथ पड़ रहा है तो इसके पीछे वाला भी साउथ होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ इंटरपोल की ध्रुवता सदैव, लिख लें, इंटरपोल की ध्रुवता सदैव आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में पड़ने वाले, आगे पड़ने वाले मेन पोल के भांति रखी जाती है। इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे पड़ने वाले मेन पोल की भांति रखी जाती है। तो क्लियर हो गया, अब चित्र से ही क्लियर हो गया कि इधर घूमने पर ये नॉर्थ है तो उसके पीछे वाले को भी इंटरपोल को नॉर्थ रख दिया। ऐसे फिर और आगे घूमे तो ये मेन पोल साउथ है तो उसके पीछे वाला साउथ रखा जाएगा। और घूमे तो आगे पड़ रहा है नॉर्थ पोल तो उसके पीछे वाला इंटरपोल भी नॉर्थ पोल का बनाया जाएगा। और पोल बनाने के लिए आपको मालूम है कि अगर वाइंडिंग में धारा ऐसे ऐसे डालेंगे क्लॉकवाइज तो साउथ पोल बन जाएगा, और अगर धारा ऐसे ऐसे डालेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस टाइप से आप पोल बनाएं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पर। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और आपका न्यूमेरिकल है। देखा न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 50 किलोवाट डीसी जनरेटर 250 वोल्ट पर 50 किलोवाट ये आउटपुट दे रहा है, 50 किलोवाट। बीसवां हो गया, इसका आउटपुट कितना है, 50 किलोवाट है, KW। दो 250 वोल्ट पर भार को सप्लाई करता है, तो V बराबर हो गया 250 वोल्ट। लोड को सप्लाई दे रहा है। यदि मशीन में लौह हानियाँ 400 वाट हो, आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस है आपका 400 वाट। वह वायु घर्षण हानियाँ, ये हो गया 400 वाट। वायु घर्षण हानियाँ यानी वायु घर्षण हानि, यह है आपकी 550 W यानी वाट, 550 वाट। आगे डाटा दे रहा है पूर्ण भार पर ताम्र हानि 2050 वाट। ताम्र हानि पूर्ण भार पर ताम्र हानि दिया है, ताम्र हानि 2050 वाट तथा संट क्षेत्र ताम्र हानि, संट क्षेत्र ताम्र हानि ताम्र हानि दिया है 1250 वाट। ये लिखा है 1250 वाट। तब स्ट्रे हानि, पहला पूछ रहा है स्ट्रे हानि बताइए। तो अब जो है देखें बेटा, पहला है स्ट्रे हानि, पहला प्रश्न है स्ट्रे लॉस बताइए या स्ट्रे हानि। तो स्ट्रे हानि बराबर होता है लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि में आपका वायु घर्षण हानि, तो लौह हानि आयरन लॉस जो है 400 वाट दिया है, तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे 400 और प्लस यांत्रिक हानि यानी वायु और घर्षण हानि, इसी को मैकेनिकल लॉस भी कहेंगे, तो इसका मान 550 वाट दिया है, तो इसे जोड़ लेंगे तो ये बराबर हो गया आपका 950 वाट। तो एक आंसर आ गया 950 वाट। ये आपका आंसर हो गया स्ट्रे लॉस का। ये आ गया स्ट्रे लॉस का मान आ गया, स्ट्रे हानियाँ आ गई 950 वाट। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सेकेंड प्रश्न कह रहा है आर्मेचर ताम्र हानि बताइए। तो सेकेंड है आर्मेचर ताम्र हानि। आर्मेचर ताम्र हानि, खाली सिर्फ आर्मेचर की ताम्र हानि कह रहा है। तो कह रहा है कि ताम्र हानि, कुल ताम्र हानि, फुल लोड पर कुल ताम्र हानि 20-50 वाट है, जिसमें से संट वाली जो है ताम्र हानि 1250 है। तो आर्मेचर ताम्र हानि कितनी होगी? तो इस कुल ताम्र हानि में से, एक तरह से ये कुल ताम्र हानि है, इसमें से संट वाली घटा दें 1250, तो आर्मेचर ताम्र हानि ज्ञात हो जाएगी। तो आर्मेचर ताम्र हानि बराबर हो गया कुल ताम्र हानि 20-50 माइनस
1250, तो ये हो गया 800 वाट। ये आपका आंसर हो गया। आर्मेचर ताम्र हानि हो गई 800 वाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, यांत्रिक हानि। तो यांत्रिक हानि आपका जो है हम लोग देख लेते हैं। तीसरा यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉस। चौथा है, तीसरा चौथा यांत्रिक हानि तीसरा। तो यांत्रिक हानि बेटा तो आपको बताया कि वायु और घर्षण हानि को ही हम लोग इसे मैकेनिकल लॉस कहते हैं। घेरा हूँ, इसी को मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो मैकेनिकल लॉस का मान 550 वाट है, तो कुछ करना नहीं है, तो इसको 550 वाट हो गया। इसी को वायु और घर्षण हानि को ही मैकेनिकल लॉस कहते हैं, आपको लिखाया गया है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर हानि। तो स्थिर हानि हम लोग देखते हैं। तो स्थिर हानि, कांस्टेंट लॉस, स्थिर हानि बेटा। तो स्थिर हानि हमारा जो है लव हानि होती है, लव हानि हो गई या स्ट्रे लॉस हो गया। स्ट्रे लॉस भी हमारा 950 है, ये हो गया। और प्लस संट क्षेत्र की भी, तो आप पूरा अगर जोड़ें बेटा तो एक तरह से कहेंगे आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ये भी मैकेनिकल लॉस, और प्लस संट फील्ड लॉस। ये सब जो है स्थिर हानि में आपका आएगा। संट फील्ड का लॉस भी स्थिर रहता है, तो इसको जोड़ दें तो आयरन लॉस आपका 400 वाट दिया है, तो 400 प्लस मैकेनिकल लॉस 550 दिया है, ये दिया है मैकेनिकल लॉस 550, और प्लस संट क्षेत्र, तो संट क्षेत्र का मान दिया 1250 वाट। तो ये हो गया 9 5 4 950 50 1000 और 12, तो बराबर हो गया 2200 वाट। कितना आंसर आ गया? 2200 वाट। ये आपका आंसर हो गया। स्थिर हानियों का मान कुल हो गया। आयरन लॉस भी स्थिर होता है, मैकेनिकल लॉस भी, वायु घर्षण हानियाँ स्थिर होती हैं, और संट फील्ड वाइंडिंग का भी लॉस स्थिर होता है। तो ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो तीनों जोड़ दिया गया तो 2200 वाट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है जनरेटर इनपुट। तो जनरेटर इनपुट जो है पूछ रहा है, तो जनरेटर आउटपुट जो है 50 किलोवाट है, आउटपुट तो 50 है, तो इनपुट अगर हम ज्ञात करें तो इनपुट कितना दिए, तो इनपुट बराबर होगा बेटा आउटपुट प्लस लॉस। हम लोग अगर जितना हमारा जनरेटर आउटपुट दे रहा है और जितना हमारे जनरेटर में लॉस गया, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो जनरेटर को दी गई शक्ति यानी इनपुट की शक्ति का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बन गया कि इनपुट पावर बराबर होता है आउटपुट पावर प्लस लॉस। तो आउटपुट पावर आपका मान दिया आउटपुट पावर 50, तो यहाँ पर मान आप चाहें तो लिख दें 50, और प्लस लॉस कितना गया है, तो कुल लॉस गया है आपका, जोड़ लेते हैं हम लोग लॉस। ताम्र हानि 2250 है, ये कुल ताम्र हानि 2250 है, और 950 जो है स्ट्रे हानि है, तो ये हो गया 3000। देखिए ना,
50 वाट हमारा आउटपुट है और लॉस गया बेटा ये इतना 400 वाट आयरन लॉस गया, मैकेनिकल लॉस 550 गया और कुल ताम्र हानि जिसमें कि ये भी हमारा संड क्षेत्र वाला भी जुड़ा हुआ है, तो कुल ताम्र हानि हमारी जो है 2050 वाट है। तो इसको जोड़ेंगे 400, 500, 900, 950 और 2050 तो हो गया 3000 वाट। क्लियर हो गया। तो लॉस हम जोड़ देते हैं। लॉस हो गया 400 प्लस 550 प्लस कुल ताम्र हानि है 2050। इनको जोड़ेंगे तो ये 3000 वाट हो जाएगा। 3000 वाट 3000 वाट हो जाएगा और 3000 वाट को हम लोग किलो वाट में बदलेंगे। ये 50 किलो वाट है, ये किलो वाट है, तो ये 50 किलो वाट में जोड़ देते हैं बेटा 50 किलो वाट। तो इनको जोड़ेंगे, ये सब वाट हैं, तो ये बन गया 3 किलो वाट। तो हो गया 50 किलो वाट प्लस 3 किलो वाट बराबर हो गया बेटा 53 किलो वाट। एक आंसर ये भी आ गया। इनपुट आपने दिया 53 किलो वाट। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ़िशियंसी बताइए, दक्षता। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इफ़िशियंसी या दक्षता बराबर आउटपुट, तो आउटपुट है 50 किलोवाट बटे आपका ये है 53 किलोवाट और इनपुट आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100 कर देंगे। तो ये हमें लग रहा है कि लगभग दक्षता जो है वो 94% आएगी। अगर ये भी 53 होता, देखिए ना, ये भी 53 होता, ऊपर वाला भी 53, तो भाग एक बार चली जाती, तो एक में 100 से गुणा होता तो दक्षता 100% हो जाती। इसको आप जब काटेंगे तो ये लगभग जो है नियर अबाउट 94 समथिंग आना चाहिए, या नियर अबाउट 95%। तो 94 कुछ आप मान लीजिए 3, 2, 5 ऐसे लगभग आएगा, 3 ऐसे प्रतिशत कर लीजिए। तो ये भी एक आंसर हो गया आपका। दक्षता हो गई आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट 50 किलोवाट है और इनपुट 53 किलोवाट। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया तो आ गया। तो इस तरह से आपका 20वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और आपके काफ़ी इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, न्यूमेरिकल आप देखे होंगे। तो अब आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। और आप लोग अच्छी नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी करिए और थोड़ा अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, उनसे भी कहिए। अच्छी तैयारी होगी और जितने अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे उतने ही अच्छा हम लोगों को सफलता भी मिलेगी। तो ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।